Hello everyone. Since last 4 months when the prelims result for the 2024 were out and I found that I have failed in my fourth attempt as well, I started analyzing my UPSC journey and I found that I have committed some of the major mistakes. So in this video I am going to talk about the mistakes that I committed and learnings from those mistakes. So in detail I am going to discuss about my UPSC journey since the day I started it. First of all, I graduated in May 2019. I graduated in science. So I thought of starting this UPSC journey and May 2019, May 25th को I had my last exam of the graduation 6th sem. तो May 25 to July 10th जब तक मैं दिल्ली नहीं गई, I started studying and I started listening to the toppers talks and their some of the answers on Quora. Then I joined a coaching in Delhi and 11th of July 2020 से it started. Then March 13 2020 we know there was a corona in 2020 और कोरोना की वजह से there was लॉकडाउन से जस्ट 5-6 दिन पहले मार्च 13 को क्लासेस वर शट डाउन. तो दिल्ली में सारी कोचिंग्स बंद हो गई थी. आई वेंट बैक टू माई होम. देन मार्च से दिसंबर 2020 तक आई वॉज कन्फाइंड इन माई होम. आई स्टडीड नथिंग एक्सेप्ट डेली द हिंदू न्यूज़पेपर. देन दिसंबर 2020 में आई ज्वाइंड अ लाइब्रेरी. वहाँ पे आई स्टार्टेड स्टडिंग थोड़ा थोड़ा एंड कुछ ऑनलाइन क्लासेस जो हमें प्रोवाइड करवाई हमारी कोचिंग ने, क्योंकि सिलेबस ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो पाया था. It takes some 10 to 12 months to complete a foundation course in UPSC coachings, but it was just 9 months and major parts of the syllabus were remaining. तो अब जब यहाँ से मैं पढ़ना मैंने शुरू किया तो I will start reading for the first time and जो सेल्फ स्टडी होती है वो यहाँ से सेल्फ जर्नी शुरू होती है. और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था 2021 में. फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में क्यों था? क्योंकि मेरी एज तब तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी. तो जून 2021 में फिर से लॉकडाउन लग जाता है और 1 महीने के लिए फिर से लॉकडाउन और सब चीज़ें बंद रहती हैं. ऑब्वियसली लाइब्रेरी भी बंद होगी. तो अगेन आई वाज कन्फाइंड इन माय होम. देन अक्टूबर 10 2021 पे प्रीलिम्स था. अब ये मैंने आपको एक ब्रॉड टाइमलाइन बताई है. अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं और प्रीलिम्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. जीएस के बारे में बात करेंगे मेजरली. आई अटेम्प्टेड 74 क्वेश्चंस एंड मेरा स्कोर था 44.45. इन केस इफ यू वांट माय ऑफिशियल रिजल्ट आई कैन अटैच बिलो एंड आई कैन शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल. नेक्स्ट अब बताती हूँ मैं कि मैंने सिलेबस कितना किया था और मैंने मॉक्स कितने दिए थे. इकोनॉमिक्स में मैंने सिर्फ क्लास नोट्स रीड किए थे. क्लास नोट्स में जिस कोचिंग में मैं जाती थी वहाँ पे 4 से 5 टीचर्स होते थे इकोनॉमिक्स के लिए और सबको एक सेक्शन दिया हो जाता था. किसी को प्लानिंग दिया जाता था तो किसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया जाता था, किसी को बैंकिंग सेक्शन दिया जाता था, लाइकवाइज तो किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो क्लास नोट्स थे मेरे पास. आई स्टडीड दोज क्लास नोट्स ओनली. बट द थिंग इज ये कुछ 150 to 200 पेजेस होंगे और जिसमें मेनली कंसेप्ट्स होता है. पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं? फैक्ट्स बेस्ड आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं. बट द थिंग इज कि अगर 150-200 के नोट्स पढ़ने से प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो पाते तो फिर 1500 प्लस पेजेस के या फिर 1000 प्लस पेजेस के इकोनॉमिक्स के नोट्स क्यों ही बनते मार्केट में. नेक्स्ट पॉलिटी पे. पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स रीड किए थे क्योंकि पॉलिटी पढ़ने से पहले मैंने जो मेरे क्लास नोट्स थे उनको पढ़ा. तो क्लास नोट्स में मेजरली प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव करवाया गया था, लेकिन वहां पे क्लासेस में स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट नहीं करवाया जाता था. क्यों नहीं करवाया जाता था? क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं यूपीएससी में. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो मेजर कुछ एक सेक्शन थे यानी कि लेजिस्लेचर वो थोड़ा बहुत करवाया जाता था, लेकिन
किसी भी क्लास में अभी अगर करवाते होंगे इन डिटेल तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन उस टाइम क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं करवाया गया था, दैट वाज जस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। तो मैंने लक्ष्मीकांत के सिर्फ कुछ चैप्टर्स वहां पे किए थे। ऑब्वियसली वो आपको स्कोर से कंफर्म हो पा रहा होगा। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी, फिजिकल एनसीईआरटी जो हमारी 11th क्लास की होती है वो मैंने रीड की थी। देन मॉडर्न हिस्ट्री में आई डिड जस्ट क्लास नोट्स, और वो क्लास नोट्स थे सम 90 to 100 पेजेस के। मॉडर्न हिस्ट्री एंड 90 to 100 पेजेस, कैन यू थिंक अबाउट इट? देन व्हाई इज देयर स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्यों है वहां पे अगर सिर्फ इन क्लास नोट से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व हो पाते? नेक्स्ट मेडिवल आई डिड नॉट टच इट। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने आर एस शर्मा को रीड किया। टू बी वेरी प्रिसाइज, आर एस शर्मा से एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंट आई डिड नथिंग। साइंस एंड टेक आई डिड नथिंग। करंट अफेयर्स यस, इसके लिए आई रेड डेली द न्यूज़पेपर। द हिंदू का जो न्यूज़पेपर होता था वो मैं कभी मिस नहीं करती थी, नो मैटर इट इज संडे, नो मैटर इट इज हॉलीडे, मतलब जिस दिन द हिंदू नहीं आता था, बेरिंग दैट डे आई नेवर स्किप द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट अब मॉक्स की बात करते हैं। मॉक्स में मैंने forget about the full length test, forget about the previous year question, I did some sectional test, वो भी 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट। और किन सब्जेक्ट के? ज्योग्राफी के और पॉलिटी के, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट्स में ही आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि क्वेश्चन वहां से सोल्व हो पा रहे थे। पॉलिटी का मैंने एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किया एंड आई स्कोर्ड 100+। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा, बट वो चाइल्डिश काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, बट ठीक है, होता है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई डिड नथिंग। सिलेबस मैंने ठीक से नहीं कंप्लीट किया। माइंडसेट मेरा क्या था अब वो बताती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देख लिए थे हु टॉक्ड अबाउट कि मैंने 4 महीने में पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, कि मैंने सिर्फ 9-10 महीने में पढ़ा और फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। दैट इज समथिंग वेरी वियर्ड, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी अगर इतनी जल्दी कंप्लीट हो पाती तो आई वुड नॉट हैव टेकन दिस लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट अब टाइम स्पेन की बात करते हैं। फरवरी टू मई, फरवरी 2020 से फरवरी 2021 से मई 2021 तक मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि जो दिसंबर और जनवरी का जो टाइम था, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021, तो उसमें व्हाट आई डिड इज कि वहां पे जो क्लासेस कुछ कुछ आई थी हमारे पास ऑनलाइन, वो क्लासेस मैंने अपनी कंप्लीट की। देन फरवरी से मैंने पढ़ना शुरू किया, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने ये, उसके बाद जुलाई टू सितंबर 3 महीने वो, तो अब ये टोटल 7 महीने थे मेरे पास। कैन यू थिंक अबाउट इट? आर दीज 7 months इनफ टू कंप्लीट द यूपीएससी सिलेबस? एंड अगर ये 7 महीने यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए होते तो जो आईआईटीज है, आईआईटीज वाले लोग हैं, जो आईआईएम्स वाले लोग हैं, वो बार बार क्यों फेल होते हैं इस एग्जाम में, और क्यों फिर इतने अटेम्प्ट्स लगते हैं इस एग्जाम में अगर 7 महीने की तैयारी से प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी क्लियर हो पाता? नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं मिस्टेक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल हेल्थ कंडीशन सिंस 2018। अब इसके कुछ फेमिलियल रीजंस थे दैट आई विल नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट कि मैं पर्सनल डिटेल्स में जाऊं, बट द थिंग इज माई मेंटल हेल्थ सिचुएशन वॉज वेरी बैड। I was very depressed as a teenage, so I could not do anything for that. Next, health deteriorated in Delhi. जुलाई 2019 में when I came to Delhi, अगस्त 2019 से my health started deteriorating. यहाँ पे पहले कुछ UTI इन्फेक्शंस हुए, फिर उसके बाद टाइफाइड। टाइफाइड मेजरली दिल्ली में जो भी ORN पटेल नगर में रहते हैं मोस्टली हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का जो पानी है, दिल्ली की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो सूटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो कैसे मैंने टाइम नहीं मैनेज किया। अब मैंने जैसे एक शेड्यूल बनाया कि 10 दिन में कोई एक बुक कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट 10 दिन में कोई एक बुक, लेट्स से यहाँ पे पॉलिटी की, यहाँ पे एनवायरमेंट की कंप्लीट करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 दिन में तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप नहीं रीड कर पाओगे अगर आपका फर्स्ट या सेकंड रीडिंग है, तो 10 दिन में जब कंप्लीट नहीं हो पाती थी पॉलिटी, आई यूज्ड टू स्किप दिस, ठीक है।
कि इसको बाद में करते हैं। फिर मैं ये जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट की अगर मैंने बुक उठाई है, फिर एनवायरनमेंट भी 10 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो इसमें ना पॉलिटी कंप्लीट होता था, ना एनवायरनमेंट कंप्लीट होता था, ना कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं उठाती थी वो कंप्लीट हो पाता था। दैट इज वाई टाइम मैनेजमेंट का जब इशू इतना बड़ा है आपको कि आप अपना सिलेबस भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर टू कंप्लीट द सिलेबस। अब जो 6 से 7 महीने जो मेरे पास थे, मैं अपनी तरफ से पूरा फोकस्ड रहूंगी, बट द थिंग इज, क्या जो एक्सटर्नल कंडीशंस है वो कभी भी हमारे अकॉर्डिंग होती हैं? नहीं होती। तो दैट इज वाई जो हमेशा प्रेशर रहता था सिलेबस कंप्लीट करने का, वो कभी नहीं हो पाया, और उस प्रेशर की वजह से ना काम हो पाया ठीक से। नेक्स्ट, माई होम इज नॉट अ प्लेस टू स्टडी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, एंड मेरे घर में थोड़ा सेपरेशन नहीं है, बिकॉज वी लिव इन ए लोकेलिटी वेयर ऑल ऑफ अस लिव लाइक रिलेटिव्स एंड सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वोंट टॉक अबाउट हियर। नेक्स्ट, अब मेरी कुछ पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। आई वॉज वेरी फोकस्ड सिंस द डे आई स्टार्टेड माई यूपीएससी जर्नी। नेक्स्ट, I never used any social media during my UPSC preparation except YouTube. Next, I was very determined as a girl that I have to do it. And this is a very, I think sometimes it becomes very bad for me that I am not able to give up so easily on things. Next up, I will talk about the learnings that you can learn from my mistakes. First of all, know before you jump into any field. अब जब मैं यूपीएससी की तैयारी में आई, यस आई हैड लिसन ऑल ऑफ द टॉपर टॉक्स, ठीक है, मैंने नियरली 70-80 मैंने टॉपर्स टॉक सुने, मैंने कोरा पे बहुत सारे जो टॉपर्स के जो ब्लॉग स्पोर्ट्स थे मैंने वो रीड किए, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी। बट द थिंग इज कि क्या वो चीज़ें जानना इनफ था? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी डूएबल। वो डूएबल किसके लिए होता है? जब आपके पास फर्स्ट हैंड सपोर्ट होता है किसी ऐसे पर्सन का जिसने क्लियर किया हुआ एग्जाम। बट व्हाट आई वाज कि मैं एक ऐसे टाउन से थी जहां पे आसपास कोई यूपीएससी का माहौल नहीं है, और मैं एक ऐसी फैमिली से थी जो वेल एजुकेटेड भी नहीं है। सो आई वाज अ सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल हु वाज ट्राइंग टू जंप ऑन टू द यूपीएससी। सो इट वाज ऑल अलोन जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो किसी मेंटर टीचर का एक्टिव सपोर्ट था, किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं था। आई वाज मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। नेक्स्ट, डू नॉट गिव अटेम्प्ट अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सबसे पहली बात, अगर आपका अटेम्प्ट प्रिपेयर नहीं है और आप जाके एग्जाम में बैठ रहे हो, यू विल फेल, ठीक है। अब लेट्स से एग्जाम होता है हमारा मई में, रिजल्ट आता है आपका, अगर मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, मई की 3rd वीक में आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद 2-3 महीने आप ये रिजल्ट का शोक मनाओगे, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर तक आप शोक मनाओगे। सितंबर में मेंस कंडक्ट हो रहा होता है, ठीक है, सितंबर में लोग मेंस दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है अक्टूबर, जो आपका फेस्टिवल मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर। देन आप फिर से प्रीलिम्स के लिए होश संभालते हो, फिर आप प्रीलिम्स में फेल कर जाते हो, क्योंकि ना यहाँ पे आपका मेंस प्रिपेयर्ड है और ना आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो इसीलिए डू नॉट गिव द अटेम्प्ट अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट, मोर देन एकेडमिक्स, फोकस ऑन योर मेंटल स्टेबिलिटी। अब मैं इतना प्रायोरिटाइज क्यों कर रही हूँ मेंटल स्टेबिलिटी पे? क्योंकि आई डोंट थिंक आई एम दैट बैड एट मेमोरी कि मैं चीज़ों को याद नहीं कर पाती, एंड आई डोंट थिंक आई एम दैट बैड एट IQ कि मेरा एग्जाम कोई क्लियर ना हो पाए। द थिंग इज, लक मैटर करता है, ठीक है, बट द थिंग इज फॉर मी इट ऑलवेज हैज बीन the mental stability. That is why I am emphasizing so much on the mental stability. If you think that you are not mentally stable, first focus on your mental stability and then come to UPSC. और UPSC एक ऐसा साइकिल है, in case you are trapped in it, it is very difficult to move back. It is very difficult for you to step back. Next, if you think that you are not stable, take your time. Otherwise, chances of failure are high. अब chances of failure high क्यों है? इन केस आप मेंटली स्टेबल नहीं है, इन केस आप हर टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, तो आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपके सामने बुक्स भी होंगी, आप इनपुट भी दे रहे होगे, बहुत टाइम भी दे रहे होगे, तो भी आउटपुट आपको उतना नहीं आ पाएगा। एंड द थिंग इज, यूपीएससी इज वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लोग बहुत पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के लिए,
एंड अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपका और उस पर्सन का जिसके पास फर्स्ट हैंड सपोर्ट है, किसी सीनियर का, किसी क्वालिफाइड कैंडिडेट का, आप उसके बिल्कुल इक्वल नहीं है। यहाँ पे अनइक्वल हो आप उसके। तो आपका कैसे क्लियर होगा अगर आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी आपकी ठीक नहीं है। नेक्स्ट, डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन एनीवन हु सेज दैट विद इन 1 ईयर यू कैन क्लियर यूपीएससी। एक साल में यूपीएससी का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इन केस अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड से, ऑप्शनल आपका प्रिपेयर होने में मिनिमम आई विल से 4-5 मंथ्स इट कैन टेक। वो भी तब जब आपको किसी भी ऑप्शनल में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आप किसी ना किसी कोचिंग की हेल्प लेते हो, मे बी फ्रॉम टेलीग्राम, मे बी फ्रॉम यूट्यूब और एनीथिंग। नेक्स्ट, जो आपका जीएस का सिलेबस होता है वो उतना ईजी नहीं है कि आप इतनी जल्दी कवर कर लोगे। दैट इज वाई अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो 1 साल कोचिंग के लिए और 1 साल आपका सेल्फ स्टडी के लिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द लर्निंग्स आर कंटिन्यूड। नो मैटर हाउ मच IQ यू हैव, यू कैन स्टिल फेल इन यूपीएससी। अब बहुत बार मैंने भी देखा और आप सबको भी पता है, बहुत सारे लोग जो IIT से और IIM से हैं वो भी यूपीएससी में फेल हो जाते हैं। अर्लियर आई डिडंट बिलीव इन दिस, बट द थिंग इज कि जब आपके ऊपर बीतती है ना तब आपको पता चलता है। IITs और IIMs के लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। नेक्स्ट, लक इज नॉट जस्ट स्टेइंग आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट कि आप 1 या 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। लक इज हाउ स्टेबल और स्मूथ योर लाइफ इज ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब लेट्स से आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका लक इतना खराब है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, कुछ ऐसा हो गया जिससे फैमिली की कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, या फिर कुछ हेल्थ चैलेंजेस आपको ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से आप पढ़ना तो दूर, आप बैठ भी नहीं पा रहे हो ठीक से। दिस इज व्हाट बीइंग अनलकी इज। नेक्स्ट, अब कुछ लोग बहुत लकी होते हैं। वो कैसे लकी होते हैं? वो यूपीएससी को भी, फैमिली को भी, रिलेशनशिप को भी एक साथ संभाल लेते हैं। वो ट्रैवल भी करते हैं, वो घूमने जाते हैं हर जगह, और वो सोशल मीडिया पे भी होते हैं, फिर भी वो लोग क्लियर कर लेते हैं। एंड आई एम वेरी एंग्जियस टू सी दैट, नॉट इवन एंग्जियस, आई एम वेरी अमेज्ड टू सी दैट कि कैसे लोग इतना सब एक साथ मैनेज कर लेते हैं। द थिंग इज आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी फ्रॉम देयर लाइफ। एंड उतने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हम लोगों के साथ होते हैं, मे बी वो लोग या तो पहले ही रिजोल्व कर चुके हैं, या फिर उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको मेंटली स्टेबल रखती हैं। नेक्स्ट, यूपीएससी मे बी प्रेडिक्टेबल बट लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। नोबडी नोज कि यूपीएससी में आप आएंगे, और आप सोच के आते हैं, हर कोई सोच के आता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करेगा। बट द थिंग इज कि लोगों को टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि किसी को नहीं पता कि यूपीएससी जर्नी कितनी स्मूथ होगी या फिर कितना आपका स्ट्रगल रहेगा। अब लास्टली आई विल से सम ऑफ द थिंग्स एंड कुछ एडवाइस जो मैं अपने 4 ईयर यंगर सेल्फ को देना चाहूंगी। सबसे पहले आई विल से रिजोल्व योर मेंटल हेल्थ इश्यूज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी it is very important, and now I think I am able to resolve all of them, and I am very stable these days. But the thing is, I was not stable 4 years back, and I was not stable till last 4 months. Next, I will say, be happy. Do not postpone your happiness. What I used to say is, every time कुछ भी होता, कोई भी इवेंट होता, दोस्तों के साथ बाहर जाना होता, मिलना होता, या फिर दोस्तों की शादी होती किसी की, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि नहीं, अभी मेरे को पढ़ना है, जब मैं IAS बन जाऊंगी, जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब मैं किसी भी इवेंट में, तब मैं किसी के भी साथ घूमने जाऊंगी। एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू पोस्टपोन टू लबासना। दैट इज व्हाट आई थिंक इज नॉट राइट। Next, I will say, know everything about the UPSC. जानो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को देखना इज नॉट नेसेसरी, सिलेबस को पढ़ के उसको समझना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर कोई झूठ नहीं बोलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। मैंने ये बहुत रियलाइज किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, अब प्रीलिम्स और मेंस को कैसे सेग्रीगेट करना है। अब जब भी कोई इनिशियली यूपीएससी की तैयारी में आता है तो हर कोई उसको ये सुनाई देता है कहता हुआ कि प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में तैयार करना चाहिए। अब उस पर्सन को यही नहीं पता कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में तैयारी होती कैसे है। जब हम कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग सिर्फ आपको प्रीलिम्स का नहीं पढ़ाती है, कोचिंग आपको सिर्फ मेंस का नहीं पढ़ाती है, कोचिंग आपको कंटेंट देती है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आता है, लेकिन अलग तरीके से। उसके बाद क्या होता है, कोचिंग लेने के बाद हम फिर प्रीलिम्स के लिए अलग से कोर्स लेते हैं, मेंस के लिए अलग से कोर्स लेते हैं। द थिंग इज कि यहां पे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड नहीं करवाई जा रही है। नेक्स्ट, आई विल से डू नॉट टेक द ब्लाइंड रिस्क। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इज अ ब्लाइंड रिस्क, सक्सेस इज नॉट गारंटेड हेयर। मैं जब यूपीएससी की तैयारी में आई यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अगर ठीक से पढ़ाई करूंगी तो पक्का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। द थिंग इज कि हर कोई सोचता है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और हर कोई पढ़ता है यूपीएससी की तैयारी में, बट आपको नहीं पता कि नहीं हो सकता है, सक्सेस यहां पे गारंटेड नहीं है। नेक्स्ट, you can take attempts, so I will say have a suitable financial backup। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको सस्टेन कर पाए यूपीएससी की जर्नी में, तो आई विल से कि आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि कोई आईआईटीज आईआईएम से पर्सन है, वो पढ़ने के बाद फेल हो रहा है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो। तो उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख के आपको चलना चाहिए और अपना फाइनेंशियल बैकअप जरूर तैयार रखना चाहिए। अब प्लान बी के लिए या तो आप कोई जॉब ले सकते हैं, आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपके पास उतना तो होना चाहिए कि वो आपको उस जर्नी में अगर 3-4 साल भी आपको लग रहे हैं तो वो आपको सस्टेन कर पाए उस जर्नी में। लास्टली आई विल से कि डू नॉट सेक्रीफाइस दैट मच विच इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि कभी कभी हम सफर करते हैं और सफर करते रहते हैं थिंकिंग कि यूपीएससी में स्ट्रगल जरूरी है, यूपीएससी में सफरिंग जरूरी है। सफरिंग जरूरी नहीं है, सफर करना इज नॉट नेसेसरी। और अगर आप सफर कर रहे हैं तो यूपीएससी उसके लिए आपको कोई अलग से रिवॉर्ड नहीं देता है, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देता है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी सबके लिए बराबर है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए बराबर है। तो अगर कोई पर्सन आईआईटी से आ रहा है, अगर कोई पर्सन कोई आईएएस ऑफिसर का बेटा है या फिर एक कोई टैक्सी ड्राइवर का बेटा है, एग्जाम सबके लिए सेम रहता है। द थिंग इज यू आर द वन हु मेक इट इक्वल और अनइक्वल। लास्टली आई विल से इज save your attempt. The thing is, whatever I have shared in this video with you is what I have gone through, and मैं ये वीडियो आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ। The thing is, मुझे लगता है कि अगर शायद उस टाइम पे मुझे किसी ने ये बात बता दी होती तो शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता शायद इस यूपीएससी की जर्नी में। लास्टली आई विल से कि अगर आपको लगता है कि किसी से शेयर करेंगे आप ये वीडियो और उसको हेल्प होगी इस वीडियो से, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू एज मच एज यू कैन। एंड लास्टली आई विल अगेन से कि इस वीडियो को एक बार फिर से या तो आप वीडियो को देखें या फिर वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने लिखा है इस लाइन्स में, इस स्लाइड्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उन लर्निंग्स को ध्यान से जरूर देख लेना। I hope I could make you understand the things. Thank you.